चलो भाई यार शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी आई गेस थर्ड लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है जिसमें हमने अलग डब्बे में बंद कर दिया और ये 5 हिंदी की किताबें इनको हमने अलग डब्बे में बंद कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास 3 डब्बे हो गए, राइट? हमारे पास 3 डब्बे हो गए। इन तीनों डब्बों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो भैया इन 3 डब्बों को हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनटू। अब जो इंग्लिश की 6 किताबें हैं वो भी तो खुद को अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से, है ना? वो भी तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करेंगे। तो उसे हमने अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल तरीकों से। ये जो 4 संस्कृत की किताबें ये 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी और ये 5 हिंदी की किताबें 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। तो हम सबका फैक्टोरियल वैल्यू लेते हैं तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 4 फैक्टोरियल का 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो डेल्टा आपका आंसर होगा। बिल्कुल बच्चों का सवाल था ये। भैया 240, लेकिन ये गलत भैया, गलत कैसे? केवल 5 फैक्टोरियल ही आंसर होगा। आंसर इज 120 दैट इज डेल्टा। अब भैया ऐसे कैसे? ये भी तो खुद को अरेंज करेंगे ना, है ना? ये भी तो खुद को अरेंज करेंगे ना, यही तो इसमें कहानी है। अभी तक हम जितने डब्बे वाला केसेस लेकर चले थे, जैसे लास्ट क्लास में हमने लास्ट वर्डिक्ट पढ़ा था, हमने डॉटेड वर्डिक्ट पढ़ा था, तो वहां पे इस डब्बे के अंदर भी अरेंजमेंट पॉसिबल होती थी, लेकिन यहां पे कंडीशन ही ये दे दिया एग्जामिनर ने कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब हम n e नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग। ये n e रख ही नहीं सकते हम। क्यों? इन दोनों को हम आगे अरेंज नहीं कर सकते, हमेशा e के बाद n आएगा। n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, तो इसका मतलब इसके लिए और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है, en का e नहीं रहेगा, है ना? इसलिए ये सवाल दिया था मैंने कि इतने आसान सवाल भी आपसे गलत कराए जा सकते हैं। देखो ओनली 16% देख रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। Now finally decided to leave this batch card. एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक मान लीजिए हमारे पास ये है ऑरेंज और एक हमने माना येलो। अब काम की बात समझिए, सारी कहानी इस चीज की है, सारी कहानी इस चीज की है बाबू, कि अब ये सिंगल रेड कलर का दिख रहा है। ध्यान से सुन लीजिए बात को, सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा समझ जाएंगे, बस कहानी समझिए पहले। ये जो सिंगल रेड कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है ना? सिंगल रेड कलर का मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट में देखा है ना सबने कि रेड कलर चल रहा है, रुक जाना है, येलो चल रहा है तो आपको रेडी हो जाना रुकने के लिए, जाने के लिए। ग्रीन चला तो चलना स्टार्ट, है ना? ग्रीन दिखा तो चलना स्टार्ट, बस वही चीज है। तो सिंगल सिंगल कलर का मतलब हो सकता है। अच्छा, अब अगर कहीं ऐसा सिग्नल बनाया गया है रेड ऊपर है और नीचे में ग्रीन है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। और अगर मैं ऐसा कर दूं कि ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है कि नहीं? अगर रेड ऊपर है ग्रीन नीचे है, ग्रीन ऊपर है रेड नीचे, तो दोनों का डिफरेंट मतलब हो सकता है। यस और नो? यस और बस मुझे इतना बताएंगे, बस मुझे इतना बताएंगे कि रेड ऊपर ग्रीन नीचे तो इसका मतलब निकाला जा सकता है, ग्रीन ऊपर रेड नीचे तो इसका मतलब निकाला जा सकता है। अब ये कहानी मैंने क्यों समझाई? ये कहानी आपको इसलिए बताई बाबू ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे अरेंजमेंट से ना चीजों में फर्क पड़ रहा है। अगर अरेंजमेंट में चीजें हम चेंज कर रहे हैं, जैसे रेड को ऊपर ग्रीन को नीचे, कुछ मतलब ग्रीन को ऊपर रेड को नीचे, कुछ मतलब अरेंजमेंट से चीजों पे फर्क पड़ रहा है। और जहां पे अरेंजमेंट से चीजों पे फर्क पड़ जाए वहां पे क्या लगता है? अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। अब पहली बात मैंने क्या बताया कि सिंगल सिंगल का भी अलग मतलब हो सकता है, सिंगल सिंगल का भी अलग मतलब हो सकता है। तो अगर हमने बोला कि बाय टेकिंग वन फ्लैग एट अ टाइम, वन फ्लैग एट अ टाइम, एक बार में हम एक फ्लैग यूज करते हैं, रुक जाओ तेजस, एक बार में हम एक फ्लैग यूज करते हैं तो कितने सिग्नल बना सकते हैं? 4p1 यानी कि 4 बाय टेकिंग टू फ्लैग्स एट अ टाइम। 4 में से अगर हम 2 फ्लैग यूज कर रहे हैं तो कितने सिग्नल बना सकते हैं? 4p2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बाय टेकिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम कितने सिग्नल बना सकते हैं? 4p3। फिर बाय टेकिंग 4 फ्लैग्स एट अ टाइम हम कितने सिग्नल बना सकते हैं? 4p4। 4p1 की वैल्यू 4 होगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल हमने किया, 4 इंटू 3 यानी कि 12, दिस इज 12 भाई 12। 4p3 अगर आपने किया तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24, दिस इज 24, राइट? अगर हमने 4p4 किया है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू कितनी अगेन? 24। टोटल कितने सिग्नल बने? पहले वाले केस में 4 सिग्नल बने थे, दूसरे वाले केस में 12 बने थे, तीसरे वाले में अपने पास 24 सिग्नल बने थे, चौथे वाले में भी 24 सिग्नल बने थे। 24 24 48 48 तो 50 10 60 और 4 64, 64। देयर विल बी टोटल 64 सिग्नल दैट कैन बी मेड। अगर इस क्वेश्चन में डाउट आए तो हाउ मेनी डिफरेंट कलर के बोले, डिफरेंट कलर है मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगेगा। क्यों परम्यूटेशन लगेगा? क्योंकि डिफरेंट कलर है तो जैसे अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन का वो अलग अलग होता है। अगर ए भी कर दिया, अगर उसे बी ए कर देंगे तो अलग कलर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे इसमें डिफरेंट कलर लगाना, इसलिए परम्यूटेशन लगेगा। उसके बाद 4 फ्लैग दिए तो 4 फ्लैग हैं तो पहले हम 4 फ्लैग को एक ही कलर का करेंगे, मतलब पहले रेड जलाएंगे खाली, फिर येलो ग्रीन ऐसे अलग अलग जलाएंगे। तो 4 में से एक लगाएंगे तो 4 कलर लिख रहेंगे। अगर हम 2 बार एक बार जलाएंगे तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, परम्यूटेशन बनेंगे, इतने 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 ऐसे करके किया ये क्वेश्चन। पहले एक एक फ्लैग ले लो, फिर 2 फ्लैग ले लो, फिर 3 फ्लैग ले लो, फिर 4 फ्लैग ले लो, तो इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और क्या इसमें परम्यूटेशन क्यों लगा? परम्यूटेशन लिया है कि डिफरेंट सिग्नल बता रहे हैं, पहले ए भी लेंगे तो फिर बी ए ले लेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अगर हमने कॉम्बिनेशन लगाया होता तो डिफरेंट होता ही नहीं है, कॉम्बिनेशन में सब सिलेक्शन सेम होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। हमने कोई भी चूज किया, पहले तो कलर सिलेक्शन भी ये हो सकता है ना, रेड ग्रीन ऑरेंज। अब सोचो कितने केसेस बनेंगे, इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करो, ऐसे करके फिर एक कलर हटा के दूसरा कलर ले आओ, तो टोटल 24 केसेस बनेंगे। 4p3 4p3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 24 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1, वैल्यू इज 24 ओनली, दैट इज 64 ओवरऑल आंसर। ठीक है? बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। क्यों? क्योंकि अगर 2 लड़के साथ में रहेंगे तो वहां पे होगी पंचायत, है ना? तो उस पंचायत को दूर करने के लिए हमने क्या बोला यार कि इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 लड़के साथ में नहीं होनी चाहिए। कभी कॉम्बिनेशन लगाने कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पाया नहीं, अभी दिमाग खराब लग रहा तुम्हारा। ध्यान सुनो, तो बोला गया कि 2 लड़के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि लड़के के साथ रहेंगे तो और पंचायत चालू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि सबसे पहले आपको
आपको उसे अरेंज करना है जिस पर रेस्ट्रिक्शन ना हो, जिस पर रेस्ट्रिक्शन ना हो। रेस्ट्रिक्शन यहाँ किस पे है? तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ गर्ल्स पे है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ गर्ल्स पे है, बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक लड़का बैठाया, दूसरा लड़का बैठाया, तीसरा लड़का बैठाया, चौथा लड़का बैठाया, पांचवा लड़का बैठाया। अब अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछूं, मेरे भाई बस इतना बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 लड़कों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फटाफट आंसर बताएंगे। अच्छा अब ये पूरी कहानी भूल जाइए, बस मैं इतना बोल रहा हूं कि 5 लड़कों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बताओ बताओ, 5 लड़कों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो भैया 5 लड़कों को हम, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, राइट? 120 120 120 बहुत बढ़िया। कैसे बोलोगे? कितना सही आंसर दे दो तुम लोग। 5 फैक्टोरियल। अभी बात समझिए, बोला ये तो मतलब जहां जहां लड़के बैठे जो बीच के किनारे गैप क्रिएट हुआ, वहां लड़कियों को बैठा दीजिए। यही है ना कि जहां पे लड़के बैठा रखे जो गैप वगैरह क्रिएट हुआ, वहां पे बस लड़कियों को बैठा देना, ठीक है? यहां पे लड़की की जगह 2 3 4 5 6 लड़कियों के लिए कितनी जगह है हमारे पास? लड़कियों के लिए कितनी जगह है हमारे पास? तो भैया लड़कियों के लिए हमारे पास टोटल 6 जगह है। देयर आर 6 प्लेसेस वेयर 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड। देयर आर 6 प्लेसेस वेयर 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड। गर्ल्स कितने भैया? 3, 6 प्लेसेस 3 गर्ल्स। गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन, गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p3 वेज। 6 प्लेसेस हमें 3 ही तो सेलेक्ट करने हैं उसमें से, है ना? 6 प्लेसेस है 3 लड़कियां बैठने के लिए। तब यहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए, कहीं बैठाइए। तो 6p3, अच्छा 6p3 की अगर बात करें तो 6p3 क्या हो जाएगा? तो 6p हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 6 गुना 5 गुना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इससे ये गया बच्चों के 20, 6 तो 12 120। टोटल अरेंजमेंट, टोटल टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? बॉयज को आपने 120 तरीके से अरेंज किया, गर्ल्स को आपने 120 तरीके से अरेंज किया है। 12 के स्क्वायर कितना हो जाता है? 144 और 2 एक्स्ट्रा जीरो हमने डाल दिया अपने सेक्शन। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आंसर वाला सवाल है। नहीं है, 5 गर्ल है, 3 गर्ल है, 5 बॉयज हैं। तो 5 बॉयज हैं मतलब 5 का फैक्टोरियल क्यों हुआ है? फैक्टोरियल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट दिया है। अरेंजमेंट परम्यूटेशन में आता है, इसलिए अगर अरेंजमेंट नहीं दिया होता यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 गुणा करते थे। परम्यूटेशन के सवाल है इसलिए। ये सारे लेटर्स को अरेंज किया जाए, अगर इन सारे लेटर्स को अरेंज किया जाए तो टोटल कितने पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? बताओ जरा, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? तो आपने इसको कर दिया 5 फैक्टोरियल, राइट? अब ये 2 बार रिपीट हुआ, राइट? ये 2 बार रिपीट हुआ तो इसको हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, इससे ये गया। फाइनल आंसर इज 60। सिंपल, इज इट क्लियर? जब पूछ तो कहो ऑलरेडी काउंट बाकी और कुछ है नहीं। आंसर है क्या? 11 फैक्टोरियल अपॉन में 8। आप इसको लिख सकते हो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 8। इसको सॉल्व करने की जरूरत है। इजी इजी। अब इजी ये मदर, तुमने क्या किया है? अमित चौधरी ने किया 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये हम कब पढ़ा है? ये हम कब पढ़ा है तुमको? अरे भाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सिंपल 8 होगा। 8 फैक्टोरियल कब हो जाएगा? तुम लोग अलग मैथमेटिशियन था यार, तुम लोग कुछ कुछ तो अलग फूक रहे तुम लोग। टू नॉट अपीयर एडजेसेंटली, टू एन शुड नॉट अपीयर एडजेसेंटली। ये दोनों एन साथ में अपीयर नहीं होनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं ना। या क्या करेंगे? पहले एन को हटा देते हैं, बाकियों को अरेंज कर देते हैं, फिर एन के लिए हम प्लेस बना लेंगे, फिर एन के लिए प्लेस बना लेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा जो सिंपल तरीका ये हो सकता है, हम ये बोलेंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट। हम ये फाइंड कर लेते हैं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, राइट? यार टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल कितने लेटर्स होगा? 2 2 4 2 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। ए 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। 720 अपॉन में 6 गुना 2 6 तो 12। ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, पिछले बार हो रहे हैं जो और होंगे। काहे को ये क्वेश्चन तो उसी का है, थ्योरम का रिपीट हो रहा है। 72 यानी कि 60। दूसरा केस हमने बोला टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन एंड्स आर टुगेदर। हमसे क्या बोला गया था? हमसे सवाल में बोला गया था कि एन साथ में नहीं होने चाहिए। तो हमने नेगेटिव अप्रोच लगाने के लिए क्या बोला कि काम करते हैं, हम वो फाइंड करते हैं कि टोटल कितने अरेंजमेंट होगा एन साथ में। एन साथ में हो तो जब एन को साथ में रखना है तो एन को एक डब्बे में बंद कर लेंगे। हम एन को एक डब्बे में बंद कर लेंगे, राइट? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, एन को एक डब्बे में बंद कर लिया जाए। जब एन को हमने एक डब्बे में बंद कर लिया तो टोटल आपके पास कितने लेटर बचे अरेंज करने के लिए? 6 में से 2 घटा 1 जोड़ दिया यानी कि 5 लेटर्स हमारे पास है। 1 2 3 4 एन तो इसके साथ ही है 5। इसे हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एन को तो हमने एक ही माना है ना मेरे भाई, एन को तो हमें एक ही माना है। जब एन को हमने एक ही माना है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ए 3 है तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 120। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? एन को तो हमने एक ही माना है। जब एन को हमने एक ही माना है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ए 3 है तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 120 और ये हो गया 6 यानी कि 20। अब हम निकालेंगे क्या? अरेंजमेंट्स व्हेन एन आर नॉट टुगेदर। अरेंजमेंट्स व्हेन एन आर नॉट टुगेदर, जब ये एन साथ में ना हो, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 यानी कि 40। दिस इज द आंसर, अल्फा विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? अब ये सवाल मान लीजिए पेपर में आता है, आपने कॉन्सेप्ट वगैरह सारे सीख रखे हैं, ध्यान से सुनिए, आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, और ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो ये सवाल और ज्यादा आसान है। कैसे? आपने जैसे यहाँ पे 60 निकाला, आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं यार कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 60 से छोटा है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 60 से छोटा है, तो हम सीधे सीधे क्या मार्क करते हैं? अल्फा मार्क करते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालने नहीं जाते। तो ये वो तरीके हैं जो एग्जाम में काम आते हैं, एग्जाम के कुछ हैक्स हैं जहां पे ऑप्शन से मदद लेते हो। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको ये करना पड़ता, अदरवाइज आप इसे सीधा ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। माइनस कर दिया है, टुगेदर नहीं है यार, नॉट टुगेदर से आ गया है। लिखा हुआ क्या है? नंबर ऑफ वे अरेंजिंग द लेटर्स थ्रीज इन अ रो व्हेन नो टू सीज आर टुगेदर। अब इसको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या
5 A 3 B जो भी। अगर सवाल रहता टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन 3 C's इन सीज है ना, तो 3 C's आर नॉट टुगेदर। जब ये तीनों सी टुगेदर नहीं है, जब ये तीनों सी साथ में नहीं है, तब वैसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, नेगेटिव अप्रोच यहां पे लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव अप्रोच आप यहां पे लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे हमारे पास टोटल 3 सी है और एग्जामिनर ने बोला कि 2 भी गलती से साथ में ना हो जाए, 2 सी भी गलती से साथ में ना हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में आप ये समझिए कि सी के अलावा कितने लेटर्स आपके पास है? 5 3 8 1 9 9 3 12 12 1 5 3 8 8 1 9 9 3 12, टोटल आपके पास 12 लेटर्स है। उनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 12 फैक्टोरियल तरीकों से। ए 5 बार रिपीट हुआ तो आपने 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, बी 3 बार आया तो आपने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ई 2 बार आया तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अभी बात समझिए, इन 12 के लिए आपने ऐसे अरेंजमेंट बनाए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के लिए आपने जगह दे दी। ये 12 के जब आपने जगह दे दी, सी को साथ में नहीं रखना है, तो इसका मतलब हम यहां पे सी को बैठा सकते हैं। मैं ये जो गोले बना रहा हूं ये किसके लिए है? ये सी के लिए, ये सी, नो टू, तो इसका मतलब हम यहां पे सी को बैठा सकते हैं। मैं ये जो गोले बना रहा हूं ये किसके लिए है? ये सी के लिए, ये सी के लिए। टोटल हमारे पास कितने गोले हैं बुआ? टोटल हमारे पास 13 गोले हैं और सी कितनी है? 3 है, तो उनको हम कैसे यहां पे बैठा सकते हैं? 13 p 3, परंतु सी ही 3 बार रिपीट हुआ है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। कितनी है? 3 है, तो उनको हम ये जो गोले बना रहा हूं ये किसके लिए है? ये सी के लिए, ये सी के लिए। टोटल हमारे पास कितने गोले हैं बुआ? टोटल हमारे पास 13 गोले हैं और सी कितनी है? 3 है, तो उनको हम कैसे यहां पे बैठा सकते हैं? 13 p 3, परंतु सी ही 3 बार रिपीट हुआ है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये वाला सवाल याद है ना, स्ट्रक्चर परम्यूटेशन वाला? ये वाला सवाल याद है ना, जहां पे हमने पहले बॉयज को बैठाया था, जहां पहले हमने बॉयज को बैठाया था और फिर गर्ल्स को बैठाया था, ठीक है? पहले बॉयज को बैठाया था फिर गर्ल्स को बैठाया था। क्यों ऐसा किया था? ताकि गर्ल्स साथ में ना बैठ जाए, भाई गर्ल्स साथ में ना बैठ जाए, लेकिन वो अलग अलग लड़कियां थी, तो यहां पे हमें कोई फैक्टोरियल से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ गई थी। दैट इज द थिंग। यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में सेम काम हमने किया है, वी हैव डन द सेम थिंग। हमने पहले बाकी लेटर्स को बैठा दिया है, फिर जाकर के सी को बैठाया है, लेकिन सी 3 बार रिपीट हुआ तो इसलिए अलग से हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। इसलिए एफ रह गया नहीं बाबू, एफ रहा नहीं है, काउंट करो एक बार। बैठा दिया है, फिर जाकर के सी को बैठाया है, लेकिन सी 3 बार रिपीट हुआ तो इसलिए अलग से हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। इसमें दिया गया रो व्हेन नो टू सीज आर टुगेदर, मतलब सी टुगेदर होने से सी हो ही नहीं सकती, मतलब यहाँ पर उधर सो सी हो ही नहीं सकती, तो 12 ही रहेंगे टोटल। तो सी भी शायद नहीं हो सकती, 3 कैसे हो जाएंगी? नो टू मैं नॉट टुगेदर। और ये बात आपके ज़हन में हमेशा होनी चाहिए कि जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता पहले आप उन्हें अरेंज करेंगे। क्या समझे? जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता पहले उनको अरेंज करेंगे। हमारे पास 4 आदमी थे और 4 औरतें थी, तो इसका मतलब भैया औरतों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पहले औरतों को ही अरेंज करेंगे। 4 औरतों को हम टेबल पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो भैया 4 औरतों को हम टेबल पे 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैं बेसिस बना रहा हूं, ये जो मैं बेसिस बना रहा हूं, दिस इज मान लीजिए मैं औरतों को ऐसे अरेंज किया, W1 यहां पे W2 W3 W4। अब मन के लिए अगर मैं बोलूं कि दिस प्लेस इज फॉर M1 M2 M3 M4, अच्छा एक दूसरा अरेंजमेंट करते हैं जहां औरतों का पोजीशन सेम है, W1 W2 W3 एंड W4। ये आदमियों का पोजीशन थोड़ा चेंजेस करता है। हमने याद है ना, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, M1 M2 M3 M4। आगे देखिए औरत और आदमी दोनों बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे, औरत और आदमी दोनों सर्कुलर टेबल पे बैठे, लेकिन अगर आप इस अरेंजमेंट में इस W1 औरत के पर्सपेक्टिव से देखें, इस वुमन W1 के पर्सपेक्टिव से देखें, इसके लेफ्ट साइड में कौन था? M1 था और राइट साइड में M2 था। लेफ्ट साइड में M1 था, राइट साइड में M2 था। अब यहां पे इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो राइट साइड में M1 और लेफ्ट साइड में M4 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट है। भले आदमियों को सर्कुलर टेबल पे बैठा है, लेकिन बीच में औरतों को बैठने के कारण ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों है? तो इसलिए बाबू अगर 4 आदमियों को बैठाना है, 4 आदमियों को बैठाना है 4 प्लेसेस पे, तो उन्हें हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, बिल्कुल जैसे रोज में होता था, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें किसी एक आदमी की पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, है ना? अगर केवल 4 आदमी को अरेंज करना हो तो 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, केवल 4 औरत को अरेंज करना हो तो 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, लेकिन 4 आदमी और 4 औरत हो गए, जिनमें से औरतों को आपने पहले अरेंज कर दिया, आदमियों को इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 आदमी साथ में ना बैठे, तो 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 24। 6 24 से 4 6 12 और 2 14, 1 14।